अस्सलाम वालेकुम, कमिंग बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ द कंप्यूटर साइंस बेसिक्स। और इस सीरीज में जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने लगे हैं, दिस इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दिस इज द टू मच इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वेदर यू आर स्टडिंग द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनी अदर फील्ड यू आर स्टडिंग ऑफ द कंप्यूटर, then this architecture is too much important. So let's begin. What is this architecture? दिस इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें होता क्या है कि एक क्लाइंट होता है और दूसरा सर्वर होता है। क्लाइंट साइड वो साइड होती है जो रिक्वेस्ट सेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ऑन योर डेस्कटॉप, आपके पास कोई भी डिवाइस है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, आप अपने ब्राउजर में जाते हैं और वहाँ कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो आपकी साइड क्या होगी, बिकॉज यू आर रिक्वेस्टिंग, यू आर डिमांडिंग, यू वांट समथिंग, तो आप जाके वहाँ पे कोई ना कोई रिक्वेस्ट देते हैं, यू आर अ क्लाइंट। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स, उसका कुछ आपको रिस्पॉन्स ब्राउज़र में शो होता है। वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? वो आपके सर्वर से आता है। तो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजता है। तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है कि किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह से सर्वर रिस्पॉन्स आपको देता है, दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जिस तरह से आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप वहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, यू आर अ क्लाइंट। जो चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, दैट वाज द सर्वर। तो वो जो शॉपकीपर होगा वो सर्वर होगा। यू आर अ क्लाइंट बिकॉज यू आर डिमांडिंग समथिंग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर डिवाइस, आपकी कोई भी डिवाइस जिस पे आप सर्च कर रहे हैं, आर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, ब्राउजर होगा, कोई सर्च इंजन होगा, दैट रिक्वेस्ट जो मांगेगा, ठीक है, सर्विसेज या रिसोर्सेज। कोई भी सर्विसेज मीन अगर आपने कोई वेबसाइट सर्च करनी है तो आप उसे कहेंगे कोई सर्विस मुझे प्रोवाइड कर दो। आप स्पेसिफिक वेबसाइट का नेम लेंगे, वो आप वेबसाइट आपको शो कर देगा। इसी तरह अगर आप कोई क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं सर्च इंजन में, तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर दे देगा, वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपकी सर्विस होगी। ठीक है, रिसोर्सेज, आप वहाँ पे जाके कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं किसी सर्वर पे, कि मुझे रिक्वेस्ट भेजें उसको कि मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करने की परमिशन दी जाए। आपने कोई वर्चुअल मशीन वहाँ पे डिप्लॉय करनी है, या आपने कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल डिप्लॉय करना है, तो दीज आर द रिसोर्सेज। ठीक है, जिनके लिए आप जगह चाहते हैं कि मुझे सर्वर पे वो रिसोर्स मिल जाए, वो जगह मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉपकीपर वाले एग्जांपल को माइंड में रखें, तो क्लाइंट वहाँ पे जाएगा और शॉपकीपर को क्या कहेगा कि मुझे अपनी शॉप का थोड़ा सा एरिया दे दो, मैंने यहाँ पे कोई काम करना है, या मुझे कोई भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वो आपका रिसोर्स हो गया। बट कीप इन माइंड कि आप जो है हमेशा सर्वर के पास जाएंगे कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। ठीक है, और चाहे आपको कोई सर्विस चाहिए या फिर आपको कोई रिसोर्स चाहिए। और सर्वर क्या होगा? वो डिवाइस होगी। डिवाइस मोस्टली आपका सर्वर होता है, जो कि आपके डाटा सेंटर्स के अंदर होता है, या उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है ताकि अच्छे से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। दैट प्रोवाइड, जो हमेशा देगा सर्विसेज या रिसोर्सेज जो कि क्लाइंट उससे डिमांड करेगा। अब यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है ये। आप देखें, यहाँ पे एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। सर्वर के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं और क्लाइंट एक सिंगल एंटिटी है। अब ये किस तरह से काम करता है और यहाँ पे किस तरह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो हम देखते हैं। क्लाइंट बेसिकली अपने ब्राउज़र में जाएगा और यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के कि मुझे आपसे ये डेडिकेटेड रिक्वेस्ट चाहिए या ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट चाहिए। सर्वर के अंदर देखें तो हमारे पास एक वेब सर्वर है, एक एप्लीकेशन सर्वर है और एक डेटाबेस सर्वर है। वेब सर्वर क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे क्लाइंट ने टाइप किया www.google.com, तो वो उसकी एक रिक्वेस्ट थी। ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। अब जो भी वेबसाइट क्लाइंट डिमांड कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, वो वेबसाइट पहले से ही सर्वर पे होस्ट की जाएगी बाय द डेवलपर। ठीक है, जो भी वेबसाइट आप यहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो वेबसाइट पहले सर्वर पे किसी ने रखी होगी, तभी तो वो आपको अवेलेबल है। जो भी चीज़ सर्वर पे रख दी जाती है वो क्लाइंट को इंटरनेट पे ऑल ओवर अवेलेबल होती है। अगर वो यहाँ पे ना रखी जाए तो वो नहीं अवेलेबल होती। ठीक है, सर्वर एक ऐसी डिवाइस होती है जो 24/7 ऑन रहती है ताकि वो आपके क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। आप अपने सिंपल डेस्कटॉप को भी एक सर्वर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेक श्योर आपने ये करना है कि आपके पास रिसोर्सेज भी सारे हों और आपके पास 24/7 आपकी वो डिवाइस एक एक्टिव पोजीशन में रन करती रहे। तब आपकी जो सिंगल डिवाइस है वो सर्वर बन जाती है। बहरहाल डाटा सेंटर के अंदर कुछ सर्वर्स होते हैं। जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले वेब सर्वर के पास जाएगी। वेब सर्वर के पास क्या होता है? वेब सर्वर के पास कोड होता है आपका फ्रंट एंड का। जिसने भी वो वेबसाइट यहाँ पे डिप्लॉय की होगी, उसने यहाँ पे अपना फ्रंट एंड रख दिया होगा। ठीक है, और उसने अपना बैक एंड रखा होगा एप्लीकेशन सर्वर पर। जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ आई,
से रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ आई तो जो फ्रंट एंड पार्ट होगा उसको आपका वेब सर्वर होस्ट करेगा, वेब सर्वर जो है उसे डील करेगा। जो भी उस यूज़र ने डाटा मांगा सिर्फ उसका फ्रंट एंड का कोड जो सिर्फ यूज़र को नज़र आ रहा होगा वो जो है वो वेब सर्वर उसको हैंडल कर लेगा। अगर यूज़र कुछ और चीज़ चाहिए लाइक एपीआई कॉलिंग उसको चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए या कोई भी बैकएंड की सर्विसेज चाहिए तो वो रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर आगे फॉरवर्ड कर देगा एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन सर्वर जो है बेसिकली लॉजिक हैंडलिंग सर्वर होता है और जितनी भी बैकएंड का प्रोसेस होता है वो सारे का सारा एप्लीकेशन सर्वर उसको हैंडल करता है। जितनी भी बिजनेस लॉजिक लेयर होगी वो एप्लीकेशन सर्वर पे ही होगी या बैकएंड का जितनी भी कोड एग्जीक्यूशन होगी वो एप्लीकेशन सर्वर पर ही होगी और जितनी लाइब्रेरीज बैकएंड का कोड को रन करने के लिए चाहिए वो भी एप्लीकेशन सर्वर पर में मौजूद होंगी। अगर यूज़र ने कोई ऐसी डिमांड कर दी, कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर दी कि वो चाहता है कि मुझे डेटाबेस से डाटा एक्सेस हो तो एप्लीकेशन सर्वर इस रिक्वेस्ट को डेटाबेस पे फॉरवर्ड कर देगा। डेटाबेस जो है उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और वो एप्लीकेशन सर्वर को देगी एंड देन एप्लीकेशन सर्वर उसको फॉरवर्ड करके वेब सर्वर पर, वेब सर्वर क्लाइंट को वो सेंड कर देगा। अब जो हमारा वेब सर्वर होता है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वेब सर्वर में आपका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इट मे बी एनी सॉफ्टवेयर, अपाचे, nginx या कोई और भी फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर वेब सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपका फ्रंट एंड का कोड एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर पे एक बैकएंड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसमें आपका Node.js हो सकता है, Django हो सकता है, Tomcat या कोई भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो ये बैकएंड के एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अब इट माइट बी पॉसिबल कि जिसने ये वेबसाइट यहाँ पे डिप्लॉय की हो, यहाँ पे जिसने वेबसाइट डिप्लॉय की हो तो उसने सिर्फ यहाँ पे फ्रंट एंड रखा हो और यहाँ पर बैक एंड रखा हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही एक ऐसी मशीन में रख दिए जाएं जिसमें दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। एक ऐसी मशीन में रख दिए जाएं जिसमें फ्रंट एंड का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और बैक एंड का भी। तो जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली इस ब्राउज़र के साथ डील करेगा और इस ब्राउज़र को हम क्या कहेंगे कि ये वेब सर्वर भी है, एप्लीकेशन सर्वर भी है, इसमें बिजनेस लॉजिक लेयर भी है क्योंकि इसके अंदर वो दोनों सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड को रन करने के लिए एग्जीक्यूट हो। और हो सकता है कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे हो तो डेटाबेस का सर्वर भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, तरह से जैसे यूज़र की डिमांड होगी वैसे ही उसकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर वो सिर्फ फ्रंट एंड का कोड चाहता है तो उसको बस यहाँ तक पहुंचाया जाएगा रिक्वेस्ट को। अगर वो फर्दर कोई और रिक्वेस्ट चाहता है कि बैक एंड या डेटाबेस की तो उसको उसी स्पेसिफिक सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इनको तीन तीन बनाने का इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने सिर्फ फ्रंट एंड का कोड चाहिए, उसे ये फ्रंट एंड चाहिए तो ये रिक्वेस्ट सिर्फ इस एक सर्वर पे जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक ऐसा सर्वर होता है जिस पे ये तीनों चीज़ें सेम टाइम पे चल रही होती, ठीक है, तो ये वाली रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का है लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो भी रिसोर्सेज ले रहे होंगे, पावर ले रहे होंगे और फ्री में यहाँ पे चल रहे होंगे तो हमारे रिसोर्सेज कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये किया जाता है कि यहाँ पे ये इनको डेडिकेटेड बनाया जाता है ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो, एफिशिएंसी बेहतर हो। तो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि वाकई किस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें ये देखें यूज़र है वो वेब क्लाइंट के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा एक्सटर्नल सर्वर। एक्सटर्नल सर्वर मैंने आपको बताया वो सर्वर जिसमें आपका वेब सर्वर भी होगा और आपका एप्लीकेशन सर्वर दोनों होंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट अगर इसको फर्दर डेटाबेस से किसी डाटा रिट्रीव करने की ज़रूरत है तो उसको SQL क्वेरी बनाकर यहाँ से यहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब डेटाबेस अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा और क्वेरी रिजॉल्व कर लेगा तो वो अपना रिस्पॉन्स एक्सटर्नल सर्वर एंड देन एक्सटर्नल सर्वर विल फॉरवर्ड इट टू द वेब क्लाइंट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि HTTP क्या होता है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वो एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। रूल्स जिस तरह से बनाए जाते हैं ना किसी फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, कोई भी टास्क हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है तो हम एक रूल बना देते हैं कि ये पहले ये स्टेप करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, देन इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाएगी। तो इसी तरह से एक रूल या एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि अगर जो क्लाइंट से डाटा
किसी भी सर्वर में इंफॉर्मेशन ने ट्रैवल करना है तो इस रूल के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी, इस प्रोटोकॉल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी और फिर वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेगी। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, इट ट्रांसफर डाटा इन प्लेन टेक्स्ट मीनिंग एनीवन हु इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन कैन रीड द इंफॉर्मेशन। HTTP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल किया जाता है और ये जो होता है ये सिक्योर नहीं होता, इसमें डाटा प्लेन फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई भी दरमियान से हैकर या कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो इन दरमियान से ट्रैवल होने वाली इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके उसको ईजिली इंटरसेप्ट कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सिक्योर वर्जन है, मोस्ट एडवांस वर्जन है वो HTTPS है। यहाँ S इसी वजह से ऐड किया गया क्योंकि ये सिक्योर है, इससे ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके पैक करके फिर भेजता है और या फिर उस इंफॉर्मेशन की फॉर्म चेंज कर देता है कि दरमियान में कोई भी उसको अगर इंफॉर्मेशन को हैक कर ले तो वो उसको रीड ना कर सके। अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट यूज़र सेंड करेगा उसके अंदर माइट पॉसिबल के कुछ लिंक्स हों, जैसे आप लोगों ने आपने हाइपर लिंक्स देखे होंगे कि वेबसाइट्स के अंदर होते हैं। तो अगर यूज़र कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर हाइपर लिंक्स भी हैं तो वो हाइपर लिंक्स भी यूज़र को प्रोवाइड किए जाएँ, ये इस बात की इंश्योरिटी करता है। ट्रांसफ़र का मतलब है कि ये सिंपल डाटा एक्सचेंज करेगा बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेब, ठीक है, क्लाइंट एंड द सर्वर। तो वो किसी भी फॉर्म में होगा, टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो में या किसी भी अदर फॉर्म में हो सकता है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है जो को फॉलो होंगे तभी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर तक पहुंचेगी और तभी कम्युनिकेशन बिगिन होगी। ओके, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि किस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। इसमें रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे जाती है और सर्वर का रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट तक किस तरह से आता है। मजीद इसकी एलेबरेटेड फॉर्म हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी, तो ये HTTP रिक्वेस्ट है कि किस तरह से यूज़र का डाटा सर्वर तक जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट के अंदर उसका हेडर होता है और उसकी बॉडी होती है जो कि सर्वर पे जाती है। क्लाइंट से सर्वर की तरफ किस तरह से रिक्वेस्ट मूव करती है, फ्लो करती है। तो रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो कि रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर होते हैं और रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर ये पॉइंट्स हैं। इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। जब भी कोई क्लाइंट सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है उसका मेथड, कि उसका मेथड क्या होगा, कि वो कौन से मेथड के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, गेट करना चाहता है, पोस्ट, पुश या डिलीट, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र जो है वो चाहता है कि वो एक वेबसाइट को एक्सेस करे तो वो सिंपल गेट की रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये सिर्फ चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट उसको मिल गई, उसने गेट कर ली, अब वो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाना चाहता है तो वो प्रोफाइल क्या करेगा, बनाएगा, वो उसको क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा। या वो वहाँ पे कोई पोस्ट डालना चाहता है, जैसे आप फेसबुक, इंस्टा पे कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे अपनी कोई चीज़ पब्लिश करना चाह रहा है तो वो पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज देगा। अगर वो अपनी प्रोफाइल या कोई भी आइटम जो है वहाँ से डिलीट करना चाहता है तो वो डिलीट की रिक्वेस्ट भेज देगा। या अगर अपनी प्रोफाइल में से किसी सेक्शन को लाइक कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करना चाह रहा है तो वो पोस्ट की तो वो पुश की रिक्वेस्ट भेज देगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड होते हैं रिक्वेस्ट के कि यूज़र किस तरह की रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा है। नंबर 2 पे आता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, आपका डोमेन नेम और IP एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसका एक डोमेन नेम होगा। लाइक अगर आप फेसबुक लिखते हैं तो आप लिखते हैं www.facebook.com, तो वो जो फेसबुक होता है वो उसका डोमेन नेम होता है। अब वो जो डोमेन नेम होता है वो एज इट इज़ बैकएंड पे स्टोर नहीं होता। होता क्या है कि वो जो भी एक वेबसाइट होती है उसको या कोई भी सर्विस होती है उसको एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। सर्वर पे जैसे ही उस वेबसाइट को डिप्लॉय किया जाता है तो उस सर्विस को एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। लेकिन अगर यूज़र यहाँ से क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ से अपने ब्राउज़र से सेंड करेगा तो उसे नहीं पता है कि उसको क्या IP एड्रेस मिला है, तो वो सिंपल जो है वो एक नेम टाइप करेगा क्योंकि क्लाइंट को नेम अच्छे से समझ आते हैं। तो वो नेम टाइप करेगा और नेम टाइप करने के बाद DNS सर्वर, एक दरमियान में सर्वर लगा होता है, उसे कहते हैं DNS सर्वर। तो दरमियान में एक DNS सर्वर लगा होता है। DNS सर्वर क्या करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक IP के साथ कॉन्फ़िगर कर देता है।
ठीक है, और वो देख लेता है कि वहाँ पे आईपी मौजूद है तो उसके साथ उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है। तो इस तरह से जो है वो यूज़र डोमेन नेम टाइप करता है अपने ब्राउज़र में, लेकिन वो एक आईपी के साथ जो कि सर्वर पर डिप्लॉय होते हैं उसके साथ लिंक कर देता है, और इस तरह से यूज़र की रिक्वेस्ट डोमेन नेम के थ्रू होते हुए आईपी एड्रेस यानी सर्वर तक पहुँच जाती है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप मेरा इसका डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का लेक्चर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा यूज़र नेम, यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट क्या होता है, आपके डिवाइस जो भी डिवाइस है तो वो डिवाइस उसके अंदर बताया जाएगा कि आप डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल है या कोई भी डिवाइस, जो डिवाइस आपकी रिक्वेस्ट सेंड कर रही होगी उस डिवाइस का नेम यहाँ यूज़र एजेंट में आ जाएगा। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स या जो यूबंटू, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम भी वो रिक्वेस्ट में सेंड होता है। उसके बाद आता है एक्सेप्ट, कि वो किस तरह का क्लाइंट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना चाहता है, किस फॉर्म में, जेसन में, एक्सएमएल में, एचटीएमएल में, जिस तरह की कैपेबिलिटी उस ब्राउज़र की है कि वो रिस्पॉन्स को एक्सेस कर सकते हैं। सम ब्राउज़र होते हैं वो सिर्फ एक्सएमएल में करते हैं, कुछ HTML में, कुछ जेसन में, और कुछ जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे टाइप लिखी जाएगी कि किस तरह का डाटा जो है वो क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता है। कंटेंट टाइप का मतलब है कि क्लाइंट किस तरह का डाटा उसको सेंड करेगा, किस फॉर्मेट में होगा, HTML में होगा, इमेज होगी, कोई XML में होगा या जेसन में होगा, किस तरह का डाटा यूज़र सेंड करेगा, वो टाइप यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि परमिशन, परमिशन का मतलब कि किस तरह के यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र जो है वो अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना चाहता है तो उससे पहले वो अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा, अपना पासवर्ड देगा, उसके बाद उसकी ऑथेंटिकेशन होगी कि वाकई अगर वो ऑथेंटिकेटेड हुआ तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि वो ऑथेंटिकेटेड है, इसको अलाउ कर दिया जाएगा कि ये अपना जो है बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी ऑथराइजेशन या अनऑथराइजेशन के बारे में मेंशन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट की बॉडी, ये असल में वो पेलोड होता है, ओरिजिनल डाटा होता है जिसके अंदर आपका असल डाटा जाता है कि यूज़र ने किस तरह का डाटा, अगर कोई वो फॉर्म सबमिट कर रहा है या अपनी प्रोफाइल बना रहा है तो वहाँ पे जितना भी उसका डाटा होगा, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका नेम, फादर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, हाउस नंबर, जो भी, या उसके अपनी प्रोफाइल के बारे में कुछ लिखना चाहता है कि मैंने क्या क्या डिग्रीज की हैं, तो वो जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे पेलोड में दी जाएगी, उसकी बॉडी में दी जाएगी। ठीक है, उसमें होता है डाटा की फॉर्म, किस तरह का डाटा होगा वो उसने ऊपर मेंशन कर दिया कंटेंट टाइम में, अब वो उस तरह का डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। पेलोड पैरामीटर्स क्या होते हैं कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एडिशनल आपकी बॉडी के साथ सेंड किए जाते हैं। ये की वैल्यूज पेयर होती हैं जो कि आपके पेलोड के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपका जेसन के अंदर डाटा है तो उसके अंदर की वैल्यू पेयर होंगी, एक साइड पे कीज होंगी, एक साइड पे वैल्यूज होंगी। जो भी डाटा पासवर्ड किया जाएगा उसका एक एक फील्ड को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, पैरामीटर है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से आप एक ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल के अंदर आप टू, फ्रो, सब्जेक्ट एंड देन बॉडी लिखते हैं। बॉडी असल में आपका असल कॉन्टैक्ट होता है, उस असल कंटेंट के साथ आप कुछ पैरामीटर्स अटैच कर देते हैं जिससे क्लैरिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। तो वो जिस तरह से टू, फ्रोर, सब्जेक्ट कुछ पैरामीटर ईमेल के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, इसी तरह से बॉडी के साथ भी कुछ एडिशनल पैरामीटर अटैच किए जाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को मजीद क्लियर बनाया जा सके फॉर द प्रोसेसिंग फ्रॉम द सर्वर। तो ये था कि किस तरह से क्लाइंट से सर्वर की तरफ डाटा ट्रैवल होता है, और बिल्कुल इसी तरह से किस तरह से सर्वर क्लाइंट को डाटा सेंड करता है या रिस्पॉन्स सेंड करता है वो किस तरह से होता है। तो सर्वर किस तरह से क्लाइंट को सेंड करेगा, अगेन वो उसको प्रोसेस करने के बाद अगर उसका स्टेटस कोड होते हैं, स्टेटस कोड जैसे 400 जो है वो स्टेटस कोड ब्राउज़र के पास सेंड कर देगा कि 404 का क्या मतलब है, एरर है, यानी इसकी ऑथेंटिकेशन में या समथिंग कोई फील्ड इसकी मिसिंग है जिस वजह से मैं इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो 404 का एरर भेजेगा, ब्राउज़र को बताएगा कि तुम अपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी तुमने मिसपेल्ड की है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन तुमने फिल की है या नहीं फिल की है, एम्प्टी है, उसको तुम फिल आउट करो, फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूंगा। यानी एक इंडिकेशन दे देता है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ एरर। और अगर 200 का रिस्पॉन्स आ जाता है इसका मतलब है ओके है, यानी इन्फॉर्मेशन आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो बहुत अच्छी वैलिड थी, और वहाँ पे उसको रिस्पॉन्स शो करवा दिया जाता है। अब वो जो रिस्पॉन्स होता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ आता है वो भी डायरेक्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं होता, वो HTML, JSON या XML इनमें से किसी भी फॉर्मेट में होगा।
उस फॉर्मेट में प्रोसेस करने के बाद सर्वर जो है क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, और जो क्लाइंट का ब्राउज़र होता है वो इस कैपेबल होता है कि वो इनमें से कोई भी किसी भी तरह का डाटा फॉर्मेट आ जाए तो वो उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। जिस तरह से आप अपने ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे और पैरामीटर होते हैं। स्टेटस के बाद हमने देख लिया कंटेंट टाइप, किस तरह की टाइप होगी कंटेंट की। अगेन वही कि किस तरह की होगी, HTML में, JSON में, या किसी भी तरह की होगी। कंटेंट लेंथ, कितनी लेंथ होगी आपके जो भी आपको रिस्पॉन्स सेंड किया जा रहा है, 200 लाइन्स का है, 400 लाइन्स का है, जितनी लाइन्स होंगी वो यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।